ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुर यादव। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। बस आज हमें कदम मिलाकर नहीं, कदम एक दूसरे से थोड़ा दूर रखकर पर एकजुट होकर चलना होगा। आज कोरोना से बचने के लिए सावधानियां और हमारी एकता ही इस संकट से निकलने का एकमात्र जरिया है। नमस्कार, कोरोना के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव। स्वागत है डॉक्टर आपका। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का भी इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। टोल फ्री नंबर है 1800115767। एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 01123314444। डॉक्टर, देश में अनलॉक शुरू हो गया है, पर कुछ राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं। जैसे राजस्थान ने आज सीमाएं सील कर दी हैं। मिजोरम ने भी 2 सप्ताह के लिए पाबंदियां फिर बढ़ा दी हैं। तो क्या माना जाए कि नियंत्रण के आसार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक अब क्या किया है कि केंद्रीय सरकार ने हर एक राज्य को उसके हिसाब से जैसे वो उचित समझते हैं कार्य करने की छूट दे दी है। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई हॉट जोन है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आप उसमें अपनी सीमाओं को आप बंद कर सकते हैं। नहीं बंद करते हैं तो आप ये थोड़े दिन के लिए आप लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जो ये बीमारी और इधर उधर ज्यादा ना फैले। हर एक राज्य के लिए अलग अलग कर दिया है और जहां पर सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है वहां पर ठीक है, अनलॉक कर दिया है। आप जाइए आराम से, आप इधर उधर जा सकते हैं, अपने काम के लिए निकल सकते हैं। ये बात जी। डॉक्टर, भारत समेत कई देशों में 100 से अधिक जो ग्रुप्स हैं वो वैक्सीन की खोज में लगे हैं। उसमें कुछ के ट्रायल भी शुरू हुए हैं। कंपनियों के बीच भी होड़ है। फिर भी कब तक उम्मीद है कि कोई दवा या वैक्सीन हमारे सामने आ सकती है? देखिए प्रियंका जी, ऐसा है कि बहुत दिनों से बात चल रही है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन बन गई है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत जल्दी कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद उसके ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और जब वो ट्रायल पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही वो मनुष्यों में इस्तेमाल की उसकी इजाजत होती है। तो अभी इस समय तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एकदम तो वैक्सीन नहीं आ जाता। वैसे कई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। आयुष मंत्रालय ने भी शुरू किया है और भारत भी काम कर रहा है। एक दवा का नाम और आ रहा है रेमडेसिविर। ये जो बनाने वाली कंपनी है दवा, उसने भारत की कंपनियों से भी गठजोड़ किया है। तो आपको क्या लगता है, दवा के मामले में कुछ प्रगति हो रही है? प्रियंका जी, ये रेमडेसिविर जो है ये कंपेशनेट ड्रग के नाम से मशहूर है कि ठीक है, इसको देते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ छोटी छोटी ट्रायल्स हुई थी, उन्होंने कुछ किया, पाया था कि शायद इफेक्टिव है, लेकिन कोई इतनी बड़ी ऑनगोइंग स्टडी नहीं हुई कि हाँ हम कह सकें हाँ जी ये देने से, ये एंटीवायरल देने से हमको इस बीमारी में इतना फायदा हो जाएगा। ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स चलते रहते हैं, चाहे हाइड्रोक्लोरोक्विन का या ऐसी का है। तो जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए कुछ भी कह पाना मुश्किल है और हम इनको किसी भी पेशेंट्स में अदरवाइज रूटीन में शुरू नहीं कर सकते। तो अभी इंतजार करना होगा। एक सवाल और भी उठने लगा है कि जैसे दवा का असर कब तक कितना होगा, क्योंकि जानकारों का कहना है कि जिन बीमारियों के टीके और दवा ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, उनसे भी छुटकारा नहीं मिला है दुनिया को। जैसे अगर टीबी का ही एग्जाम्पल लें, तो ऐसे में कितना सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि ये तो हम लोग डे 1 से मान रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज ही बचाव करना है।
बाकी इसमें जो भी कुछ है वो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, आपने उसकी दवा दे दी, विटामिन सी दे दी, लेकिन जो असली इसका जो इलाज है वो सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन, स्पेशली फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और मास्क लगाना। इसके अलावा और इससे बढ़कर फिर कोई और प्रिवेंशन की टेक्निक नहीं। ऐसी भी स्टडीज आ रही थी कि कहा जा रहा था गर्मियों में इस वायरस का प्रकोप शायद कुछ कम हो जाए। आपका क्या नजरिया है इस पर? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात पहले भी कई बार उठ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 43 का टेम्परेचर 44 का तो पहुंच ही गया है। इसके बाद भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप कुछ सोच सकते हैं। असल में होता क्या है कि जब घातक होता है, जब ये जो वायरस है ये बाहर निकला हो, किसी सरफेस से टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये अलग बात है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ये कह पाना कि ये गर्म पानी पी लिया, ये कर लिया, उससे वायरस खत्म हो गया। वायरस खत्म नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्पेशली इसको बड़ी जिज्ञासा होती है कि कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बार पहुंच जाता है तो ये उसको इन्वॉल्व कर देता है। तो अभी कोई ठोस हमारे पास किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वायरस कैसे खत्म होता है? नहीं जी, अभी कोई ठोस अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर्स, अब जैसे अनलॉक शुरू हो गया है तो हमें कसरत करने की, वॉक करने की भी छूट मिल गई है, पर बीमार होने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। तो आम लोगों ने जो मॉर्निंग वॉक फिर शुरू कर दी है, उसमें कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि ये जो अनलॉक हुआ है ना जी, ये हमारे लिए नहीं हुआ है, ये इकोनॉमिक रीजन से हुआ है जी। हर एक आदमी को अब समझना चाहिए कि इसके पीछे कारण ये है कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, इसलिए हमने अनलॉक शुरू किया। सबको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सबको घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप घूमने भी जाते हैं तो आप अपने फेस मास्क लगाएं। आप यदि मार्केट में जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथ धोएं, वो सारी प्रिकॉशंस बरतें। और यदि कार्य ना हो तो घर से बाहर अभी भी ना निकलें। और ऐसा आप कम से कम अगले 4 हफ्ते कीजिए, क्योंकि प्रियंका जी, मैं एक बार बताता हूं कि हालात अच्छे नहीं है और इलाज कुछ है नहीं। तो सिवाय इसके कि लोग जाके अस्पतालों में भीड़ बढ़ाएंगे, इसका सोल्यूशन कुछ निकलता नजर नहीं आता है। तो हमें जितना हो सके घर पर ही रहना है, जब तक जरूरी ना हो, आपको दफ्तर ना जाना हो या कोई और अन्य आवश्यकता ना हो, घर से बाहर ना जाएं। अब जैसे लोगों को निकलना ही पड़ रहा है घरों से काम पर, दफ्तर जाने के लिए, तो कामकाज वाली जगहों पर अक्सर आदत होती है साथ बैठकर खाना खाने की। तो क्या अब इस परिपाटी को भी खत्म करना होगा? हाँ जी, अब तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है हर चीज नियम से ही हो, हर चीज पर कानून लागू हो। ये तो खुद को सोचना चाहिए मनुष्य को कि अगर 4 लोग साथ बैठेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जहां तक हो सके इसे हम लोग इससे दूर रहें, कोशिश करें कि भाई ठीक है, दूर से नमस्कार करें और अपने चैम्बर्स में बैठे, अपने कमरों में बैठे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जहां तक हो सकता है अभी सोशलाइज कम करें। तो बातचीत के दौरान ही नहीं, आपको दूरी बनानी है। खाना खाते वक्त भी, जैसा डॉक्टर ने कहा, आपको दूरी बनाकर रखनी है। सबसे पहले डॉक्टर, हमारे श्रोता जुड़े हैं जौनपुर से, राजधर मिश्रा जी। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर, मेरा 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर है कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु हो जाती है और इसको लोग हिंदू रीति रिवाज का जो जाके जलाते हैं या शमशान में जैसे भी करते हैं, तो क्या उससे किसी को कोरोना होने का चांस रहता है क्या? मतलब जो निकलते हैं जो भी कीटाणु। और दूसरा सर मेरा सवाल है कि कोरोना व्यक्ति का ठीक होकर घर पे आ रहे हैं, लोग उनसे इतनी दूरी बना के रखते हैं कि हमें कोरोना न हो जाएगा, तो किसी संक्रमण न कर दें। सर उनसे दूरी क्यों बना के रखते हैं? देखिए, ऐसा है, आपके पहले सवाल का भी जवाब ये है कि जब किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और एक बार हम और पूरे प्रिकॉशन के साथ उसकी बॉडी डबल लेयर में पैक होकर प्लास्टिक के में शमशान घाट जाती है, वहां वो जल जाती है, उस
उसके बाद कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, जब तक वो नहीं जलती है तब तक दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो उनको लेके आते हैं वर्कर्स, बॉडी लेके आते हैं, वो भी पूरी तरीके से हैजर्ड सूट्स में होते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको दूसरी बात का ये है कि एक बार एक मरीज ठीक होके गया है घर पर, तो ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमको इन मालूम है कि उसको दोबारा होगा कि नहीं होगा। हमको नहीं मालूम है कि उसमें कितने ज्यादा प्रतिरोधक एंटीबॉडीज उसकी शरीर में बनी है कि वो दूसरे इन्फेक्शन को रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। और ये भी जरूरी है कि यदि कोई आदमी ठीक होके आता है उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, और वो भी रेगुलरली अपने हाथ धोए, मास्क लगाए। ठीक है, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को भी और दूसरे लोगों को बचाना है। तो क्या डॉक्टर चांसेस रहते हैं अगर एक इंसान, एक मरीज कोरोना का, वो ठीक होकर वापस आता है, तो क्या फिर भी आशंका रहती है उसको दोबारा होने की? देखिए, ऐसा है, अभी तक कोई ऐसी स्टडी तो नहीं आई है कि नहीं होती है, लेकिन ये है कि अभी तक हमारे पास ये भी अभी तक कहीं कंफर्म नहीं हुआ है कि इसकी कितनी साइकिल्स होती है। यूजली तो क्या होता है, एक बार इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो या तो ये करें कि हम एंटीबॉडीज टेस्ट करके देखें, जो कि अभी चल रही है, थोड़े दिनों में ये स्टडी भी आ जाएगी, जिसमें कि मरीज की एंटीबॉडीज शरीर में हो जाएंगी, प्रतिरोधक क्षमता मालूम चल जाएगी कि अब इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यूजली नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको पूरी तरीके से इससे बचना चाहिए। और फिर भी ये चांसेस रहते हैं कि जो इंसान ठीक हो गया है दूसरे को वो संक्रमित कर सकता है। एक बार ठीक हो जाने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन तो रखना जरूरी होता है। प्रिवेंशन जरूर रखनी है। हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, वजीर जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी को तो मालूम जनवरी में ही हो गया था कि हाँ ये कोरोना फैला है, फिर आप लोगों ने अलर्ट भी रखा, फिर भी उसके बाद बीच में इलेक्शन भी हो करवाया आपने, और उसके बाद आप लोगों ने निजामुद्दीन का भी कांड हुआ। तो ये सब आप लोगों को मालूम था क्या कोई कि हाँ 2 महीने के बाद लॉकडाउन करेंगे कि इसका असर कम हो? और सवाल मेरा ये था सर कि क्या दिल्ली में जो ज्यादा फैल रहा है, क्या उन्हीं लोगों को जिसको हुआ है कोरोना, वो लोग बीमारी आ रहे हैं या कोई नया लोग भी आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपका जो पहला वाला सवाल है उसमें तो मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन से ऐसा नहीं है कि हमने इन्फेक्शन तो बचाया ही, साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने अपने आप को प्रिपेयर किया कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो हम उनका इलाज कैसे कैसे करेंगे। हमने पीपी किट बनाई, हमने बहुत सारे मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया, लोगों को बताया कि भाई कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे आप लगातार हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लोगों को प्राइम किया, अस्पतालों में बेड बढ़ाए, अस्पतालों में डॉक्टर की ट्रेनिंग करी और सारे इंतजाम किए ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या किया जाए। हमने अपने आप को इस लॉकडाउन के दौरान तैयार किया, प्रिपेयर किया। रही बात आपकी दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जी, उन्होंने यही पूछा था कि इसी से जुड़ा था जो आप कह रहे हैं। जी। तो उसमें ये था कि हाँ ठीक है, उस समय इतने केसेस नहीं थे, फिर भी काम तो चल ही रहा था। लोग जो भी डॉक्टर थे अपना काम कर रहे थे। एक भी केस आता तो उसके पीछे पड़ते थे कि ये केस कैसे आया, कैसे नहीं आया, उसकी सब आरएनए टेस्टिंग होती थी, उसकी वायरल स्टडीज होती थी, तो काम तो चल ही रहा था। ये तो अच्छा। दूसरा जो आपने कहा कि कौन से मरीज, देखिए ऐसा है, एक बार जब ये इन्फेक्शन फैलता है तो जिन मरीजों को कुछ सिम्टम्स नहीं होते, लक्षण नहीं होते, वो ज्यादा होते हैं वनस्पति के जिनको कि सिम्टम होते हैं, जैसे कि किसी को बुखार है, खांसी है, ये सिम्टम बहुत हल्के होते हैं। तो इसमें 80 से 85% लोगों को तो कोई सिम्टम होते ही नहीं, उनको तो कोरोना हुआ, ठीक हो गया। तो ऐसे लोग जिनको सिम्टम नहीं होते ये ज्यादा होते हैं। तो ये जब भी कभी समाज में जाते हैं यही लोग फैलाते हैं कि मालूम ही नहीं होता या बहुत हल्का सिम्टम है, उन्होंने बताया, जिनको हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। तो ये और जिनको सिम्टम अच्छे खासे होते हैं उनको हम लोग भर्ती करते हैं, उनका फिर उससे इलाज किया जाता है कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। जी, एक और श्रोता जुड़े हैं बड़ौद से, महेश शर्मा जी। जी, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं शर्मा बड़ौद से जी। हाँ जी। मैं मालूम करना चाहती किस माध्यम से कोरोना के मरीजों की
लोकेशन का पता चलता है। किन माध्यमों से उनकी जो कोरोना के मरीज हैं उनका पता चलता है? जैसे आरोग्य सेतु ऐप है अब। हाँ, हमारे पास एक भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया है, जिसमें कि ये मालूम चलता है कि आपके पास 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कितने लोग संक्रमित हैं, आपको कितने चांसेस हैं संक्रमित होने का, और कितने लोगों ने ये इस ऐप को यूज किया, इससे मालूम चलता है। बाकी दिल्ली सरकार ने भी अपना एक ऐप बनाया है जो कि बताता है कि कहाँ पर हॉस्पिटल ने कितने बेड खाली। जी डॉक्टर, अब जैसे हम लोग अनलॉक की बात कर रहे थे, कई चीजें खुल गई हैं, मॉन्यूमेंट्स खुल रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुल गए हैं, तो वहां श्रद्धालुओं की भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए? लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए प्रियंका जी, सावधानी का सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं ना। कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अभी भी कम बाहर निकले, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ज्यादा भीड़ ना लगाएं, अपने हाथ को इधर उधर ना छुएं, कहीं पर भी मूर्तियों को ना छुएं, और जो पाइप्स वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनको ना छुएं, और रेगुलर सैनिटाइज करें, और मास्क लगा के जाएं, और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभी भी हम लोग जाने से कतराएं। जी हाँ, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है अगर हम इससे बचना चाहते हैं। गोवा से जुड़े हैं अरमान अली जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका सवाल क्या है अरमान जी? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछें। जी, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैडम, कोरोना की अभी दवाई नहीं बनी है, ये कैसे ठीक हो रहे हैं कोरोना वाले? जी, कोरोना की दवाई अभी तक नहीं बनी है, लेकिन किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, कैसे ठीक हो रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है अरमान जी कि कोरोना एक वायरल डिजीज है जो कि फ्लू लाइक इलनेस है, फ्लू की तरह इलनेस है, थोड़ी सी गंभीर है। इसमें दवाइयों का रोल इतना नहीं, इसमें जो रोल है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का है। आपको जुकाम हो गया, आपने उसकी दवा दे दी, खांसी हो गई है, आपको बलगम मरा, आपने उसके लिए दवा दे दी। ये जो डिजीज है सब सेल्फ लिमिटिंग होती है, जब तक कि ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ठीक है, उसका ये एक और इलाज है कि आप कंटिन्यूस उसको ऑक्सीजन दीजिए, वेंटिलेटर पर रख दीजिए, और बहुत से लोगों में जिनमें की डिफिकल्टी ज्यादा होती है उसमें हम लोग प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं। ये सब मिला के इसका इलाज है। तो ये कहना कि कैसे ठीक हो रहे हैं, इन सब पद्धतियों से ठीक हो रहे हैं, इन सब मॉडलिटीज ठीक हो रहे हैं। वैसे तो ये फ्लू लाइक इलनेस है जो कि अपने आप ठीक हो। डॉक्टर, आपने प्लाज्मा थेरेपी की बात की है, तो कितनी कारगर सिद्ध हो रही है ये? मैडम, अभी तो इसकी स्टडी चल रही है, तो अभी तो बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये है कि जिन मरीजों में दिया है उनमें से उसमें काफी कुछ मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट आपको डेटा बता पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, कारगर सिद्ध हो रही है। देखते हैं अभी आगे और कैसे ये उभर के सामने आए। जी, कहरी से जुड़े हैं सीमा रावत जी। हेलो। नमस्कार। हाँ प्रियंका दीदी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ दीदी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि जैसे यहाँ गांव में लोग आ रहे हैं ना शहरों से, तो सड़क में गाड़ियां भर भर के आ रही, तो कोई उल्टी कर रहा, कोई कहीं पे बैठ के हाथ मुंह धो रहा, कोई शौच कर रहा, कोई कुछ कर रहा। जब खुली जगहों पे करेंगे लोग, जब इतनी दूर से आ रहे हैं जी, तो बहू बेटियों के लिए जैसे खेत में जा रहे हैं तो सड़क का रास्ता है, तो कोई खतरा तो नहीं है कोरोना का या कुछ ऐसा? जी डॉक्टर। और दूसरा सवाल है कि जैसे माँ घर पे अकेली है, कोई देखभाल वाला नहीं है, अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे के साथ वो किस से उसका खान पान, रहन सहन, कैसे बच्चे की देखभाल करें? जी देखिए ऐसा है कि सीमा जी, जो लोग आ रहे हैं उनसे तो हम लोगों को बचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्वारंटाइन में जाते हैं। अब यही तो मुश्किल है ना कि वो जो आ रहे हैं उसमें कितने पेशेंट इन्फेक्टेड है, कितने नहीं इन्फेक्टेड है, कौन सा पेशेंट उसके इंक्यूबेशन पीरियड में आया है जिसमें कि उसके
अभी सिम्टम्स नहीं आए लेकिन वायरस उसके अंदर है, तो ये सब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि आप मास्क लगा के रहें, वो भी मास्क लगा के रहें जब आए तब, और कोशिश करें कि उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन रखें, क्वारंटाइन में रखा जाए उनको गांव में आने से पहले। और रही बात यह कि घर में हाँ जितने बुजुर्ग होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, किडनी की डिजीज होती है और कोई और वो मॉर्बिड कंडीशन होती है, ऐसे लोगों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। छोटा अगर बच्चा है तो कोशिश कीजिए बच्चे को आप थोड़ा सा उनसे अलग रख सकें। अभी तो इतना ही है क्योंकि यही तरीका है, इससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर, उनका दूसरा सवाल भी ये था, जैसे अगर एक माँ है, घर में अकेली है, उसको अपनी भी देखभाल करनी है, बच्चे की भी करनी है, तो किस तरह से करनी चाहिए? क्या खान पान होना चाहिए? प्रियंका जी, खान पान तो वही है जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, बस इतना है कि चूंकि बच्चा छोटा है इसलिए उसको भी कोशिश कीजिए कि आप मास्क लगाएं, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। लेकिन यदि दूध पीता है तो उसको दूध जरूर पिलाएं, आप अपने सीने से लगाएं, दूध पिलाएं, वो सब काम करें। और दूसरी बात यह है कि आप अपना जीवन नियमित रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, दही खाई पीजिए और आराम कीजिए, इम्यूनिटी बनी रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो खान पीने में क्या ऐसे तत्व लेने चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए जो कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाए? क्योंकि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कोरोना से बचने के लिए एक इम्यूनिटी है, तो ऐसे हमारे आहार में क्या चीजें होनी चाहिए? प्रियंका जी, ऐसा है कि कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं ये, लेकिन हमारे आयुष वाले कहते हैं कि आप हल्दी ले लीजिए, आप अदरक ले लीजिए, शहद ले लीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी तो ये है कि आप हल्की लाइट एक्सरसाइज कीजिए, अपना जो नॉर्मल खाना खाइए, कुछ सोइए और बस हाँ, रेस्पिरेटरी हाइजीन को जरूर फॉलो कीजिए। आप हाथ कहीं बाहर से आए तो हाथ धोएं आप, और मास्क पहने, और जहां तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। जी, श्रोता हमारे जुड़े हैं नरेंद्र नगर से दिनेश जी। हेलो दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर दें। जी, कम कर दिया सर। जी, अब हम आपको सही से सुन पा रहे हैं, प्रश्न पूछें। मेरा सवाल ये है, मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ कि इसकी दवाई तो कुछ है नहीं कोरोना वायरस की, तो ये वायरस जब मुंह या नाक से जब प्रवेश करता है शरीर के अंदर, तो ये फेफड़े में जाने तक मतलब इसको 5-7 दिन लग जाते हैं। तो ये इसी बीच में फेफड़े से इसी 5-7 दिन में इसका कुछ इसको किल करने के लिए कोई ऐसी दवाई है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि जो वहां तक न पहुंच पाए इन दिनों तक? जी डॉक्टर, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है। आपने जिस तरह पूछा है ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा है कि ये जो वायरस है ना, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम है, इसके लिए इसको विशेष प्रेम है, ये इसी को अटैक करता है। तो आपने जो पूछा इसके लिए कोई दवा है, साहब इसके लिए कोई दवा नहीं है। हाँ, ये है कि आप फ्रिक्वेंटली गार्गल करते रहें, मतलब और साथ में आप बस जो अभी मैंने पहले ही बताया था, आप अपने हाथों को लगातार धोते रहें। कोशिश करें कि आप मुंह नाक वाले एरिया को ज्यादा नहीं छुएं। सेल्फ लिमिट अपने आप खत्म होने वाली बीमारी है, इलाज कोई नहीं है। हाँ, यदि आपको इस बीच जुकाम होता है, खांसी होती है, उसके लिए आप दवा ले सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए ऐसा कोई दवा नहीं। डॉक्टर, आप रेस्पिरेटरी हाइजीन की बात कर रहे हैं बार बार, तो उसमें क्या होता है, उसे कैसे करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अमूमन एक दिन में एक आदमी अपने चेहरे को 2 से 3 हजार बार छूता है, 2.5 से 3 हजार बार छूता है चेहरे को। अब सोचिए, आपने यहाँ आपको याद नहीं ना, आपने यहाँ छू लिया, वहां छू लिया, तो ये वायरस तो
कहीं भी गिरता है। अगर कोई आदमी चीखता फोमाइट की फॉर्म में कहीं गिर सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप बार बार टेबल को छुएंगे, अब फिर आप चेहरे को या मुंह को छुएंगे तो ये सीधे हमारी सांस की नली में चला जाता है। अब यदि हम मास्क लगाते हैं, यदि हम फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते हैं, तो चांसेस ये है कि हम वो वाला प्रोसेस नहीं करेंगे कि अपने बार बार अपने नाक वाक को छुएंगे, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं इसमें एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस है, इसमें क्या होता है, ऊपर एक लेयर होती है फैट की और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इतना ही तो होता है। एक बार यदि ये और ये जो ऊपर फैट की लेयर होती है, ये दो चीज को बड़ी अच्छे रिस्पॉन्ड करती है। या तो करती है जो सैनिटाइजर में जो 70% अल्कोहल होती है उसको करती है, या फिर साबुन को करती है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने हाथ लगातार सैनिटाइज होते रहो, या आप साबुन से धो। जितनी बार साबुन से आप रगड़ के धोएंगे तो वो फैट लेयर डिजॉल्व हो जाएगी, और एक बार वो डिजॉल्व हो जाती है तो वो जो डीएनए मटेरियल की कोई औकात ही नहीं होती है, वो तो बेचारा वैसे भी टूट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब प्रक्रिया बार बार करने से चांसेस इन्फेक्शन के कम हो जाते हैं। जी, तो बार बार हाथ जरूर धोएं, यही सलाह है डॉक्टर की। नरसिंहपुर से जुड़े हैं राजेश जी। हेलो, मैं सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को और सारी आकाशवाणी परिवार को मेरा सादर नमस्कार। और मेरा प्रश्न ये है। जी पूछें। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहीं मोहल्ले में सिंगल एक ही नल लगा हुआ है और उससे बहुत सारे लोग चूंकि पानी भरते हैं, तो कैसे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना रहती कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि अगर एक ही नल है और वहां से बहुत से लोग, या एक ही पानी का स्रोत है, बहुत से लोग पानी भरते हैं वहां पे, तो ये कोई पानी वाली डिजीज नहीं है। ये तो खांसने से, छींकने से, फ्रीक्वेंटली छूने से, उससे ये वायरस फैलता है। हाँ, यदि जमावड़ा होगा, लोग आएंगे, इधर उधर छुएंगे, तो बीमारी फैलेगी। लेकिन इसको ये सोचना कि ये टाइफाइड की तरह है, या ये आंत्रशोथ की तरह है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की तरह है कि ये पानी से फैलेगी, पानी से नहीं फैलेगी। ये तो वहां पर जहां लोगों क्लस्टर होगा, लोग बहुत ज्यादा लोग खड़े होंगे, छुएंगे और मास्क नहीं लगा रखा होगा, दस्ताने नहीं पहन रखे होंगे, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारी वहां से फैलती है। तो हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां रखनी है। अगर आप पानी भरने जाते हैं और मास्क लगा के रखना है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। डॉक्टर, अब घुलना मिलना बढ़ गया है और ऐसा भी रहे कहीं ना कहीं मन में कि भय भी है, तो उस भय से कैसे निकले? देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि घुलना मिलना बढ़ गया, क्योंकि 68-70 दिन का लॉकडाउन था, लोग बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। लेकिन हमको ये बात फिर दिमाग में सोचनी चाहिए, क्या घुलना मिलना जरूरी है? क्योंकि अगर हम इसी से घुले मिलेंगे तो हो सकता है हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हों, लेकिन हम दूसरे को तो दे सकते हैं। दूसरा तो हो सकता है उसको दूसरी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो अभी भी हमको वो सारी सावधानियां बरतनी है जो हमने लॉकडाउन के पीरियड में बरती थी। हाँ, ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन आज सावधानी के साथ हमको रहना है और हमको अब इसी के साथ आगे जीना है, क्योंकि कोरोना हमारे जीवन में बसने आ गया है। जी हाँ, तो हमें संकल्पित, सावधान और सचेत रहकर ही कोरोना की जंग जीतनी है, और तभी जीत सकते हैं। ना उम्मीद ना होइए और अपने हौसले को बरकरार रखिए। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।